बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे हो संजू। पारे सी चमकदार आंखों वाली और चांदनी से हुई लड़की ने संजय से कहा। तुमने ठीक कहा चांदनी, आज मैं वाकई बहुत टेंस हूँ। संजय भाटिया बोला। बहुत ज़्यादा टेंस हूँ। वजह जान सकती हूँ? संजय ने ठिठक कर दिलकश चेहरे वाली उस हसीना को देखा जो जवाब के इंतजार में अपनी सीप सी पलकें उठाए उसे ही देखे जा रही थी। फिर बात बनाता हुआ बोला, क्या करोगी जानकर? वो टेंशन बिजनेस से ताल्लुक़ रखती है। कितनी बार कहा है डियर कि जब मुझसे मिलने आया करो तो अपनी कारोबारी झंझट अपने डैडी को थमा कर आया करो। संजय उसे कैसे बताता कि टेंशन की असल वजह ही उसके डैडी हैं। वे डैडी कल रात जिनके कत्ल की कोशिश की गई थी। आप सुन रहे हैं जनाब? हाँ हाँ। क्या हाँ? आगे से मैं जब भी तुमसे मिलने आऊँगा अपने सारे कारोबारी झंझट डैडी को थमा कर आया करूँगा। ये बात तुम्हें कितनी देर तक याद रह पाएगी? सारी जिंदगी। उसके पूछने के ढंग पर न चाहते हुए भी संजय मुस्कुरा उठा था। अब खुश? क्या खाक खुश, अभी थोड़ी देर में भूल जाओगे तुम। भूलने की जो भी सज़ा मुझे दोगी मुझे कबूल होगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड। चांदनी खुश होकर बोली। ये हुई ना अच्छे प्रेमियों वाली बात। मोहब्बत के बीच किसी और बात का दखल नहीं होता। हाँ, मैं बहुत अच्छा लवर हूँ। संजय भाटिया ने अर्थपूर्ण भाव से उसकी आंखों में झांका। तुमने कभी आजमा कर ही नहीं देखा? अब आए हो रोमांस के मूड में? इस बात पर मुझे दो तीन लंबे लंबे किस उधार दे दो। लगे बहकने। अरे नहीं भाई, संजी का शरारती स्वर। अब रोमांस के मूड में आया हूँ। क्या रोमांटिक मूड में गीता का पाठ किया जाता है? वह तो नहीं किया जाता, मगर ये मगर बीच में कहाँ से आ गया चंदा? कोक शास्त्र भी नहीं पढ़ा जाता। वो हंसी। रोमांस के मूड में केवल रोमांस ही किया जाता है। और रोमांस कैसे किया जाता है? वो संजय ने उससे प्यार भरी नज़रों से देखने के साथ पूछा। चांदनी धीरे से आगे बढ़ी और संजय का चेहरा अपने हथेली में भरने के बाद पंजों के बल उचक कर उसके होठों को चूम लिया। ऐसे वो बोली। संजय के समूचे जिस्म में उन्माद की तरंग दौड़ गई। उसने झपट कर चांदनी को अपनी बाहों में भरना चाहा चाहा तो वो चिकनी मछली के मानंद फिसल कर खिलखिलाती हुई नजदीक ही मौजूद एक पेड़ की ओट में जा छिपी। उसकी मखमली जिस्म के स्पर्श मात्र से संजय के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। वो दबे पांव पेड़ की तरफ बढ़ा और कम से कम अपनी समझ में उसने चांदनी को घात लगाकर ही दबोचा था। यह अलग बात है कि चांदनी उसे खिला रही थी। वो धीरे से चीखी और फिर पस्त हो जाने वाले अंदाज में अपने जिस्म को संजय की बाहों में ढीला छोड़ दिया। उसने अपनी बाहों में थामे संजय कई पलों तक उसकी सपनीली आंखों को झांकता रहा। फिर उसे जैसे ही उसके होठ चांदनी के होठों को किस करने के लिए आगे बढ़ाए, फाउल! चांदनी जोर से चिल्लाई। संजय जहां का तहां ठिठक गया। कई पलों तक वैसे ही एकटक भाव से उसकी सजीली छबीली चेहरे को देखता रहा। फिर उसके होठों को डायरेक्शन चेंज हो गया। उसने चांदनी के मस्तिष्क को चूम लिया। उन चंद लम्हों में जाने ऐसा क्या हुआ, चांदनी की शीप सी पलकें भारी होती चली गईं। आंखें बंद। अंधेरों से सिसकरी निकली। दिल में कोई ख्याल टीस बनकर उठा, मगर उस ख्याल को चांदनी ने अपने चेहरे पर पहुंचने से पहले किसी दुश्मन के लिए दिए हुए फूल की तरह कुचल दिया। इधर प्यार की मिठास से सरोबार संजय ने कहा था, जब तक हमारी शहजादी साहिबा नहीं चाहेंगी कोई फाउल नहीं होगा। चांदनी ने अपने आप को उसकी बाहों से आज़ाद किया और चुपचाप उठकर बैठ गई। बोलने का मन जो नहीं हुआ था। हमारी जाने जिगर अचानक उदास क्यों हो गई? संजय ने उसे यूं खामोश हुई देखकर पूछा। मेरे एक सवाल का जवाब दोगे संजू? एकाएक चांदनी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही गंभीर नजर आने लगी थी। जब तुम इतने प्यार से पूछोगी तो भला कौन होगा जो जवाब देने के लिए दीवाना ना हो उठेगा? संजू। चांदनी कहीं खोई सी बोली। अक्सर इंसान गुनाह न करके भी गुनाहगार क्यों बन जाता है? संजय ने चकित भाव से उसकी तरफ देखा। ये कैसा सवाल हुआ चंदू? वो चांदनी के सुंदर गुलाबी चेहरे को देखकर असमंजस भरे स्वर में बोला। सवाल तो हुआ, तुम्हारे पास जवाब ना हो तो बात दूसरी है। आई एम सॉरी चंदा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब है मैं तो क्या कोई भी आम आदमी नहीं दे सकता।
तो फिर कौन दे सकता है? यकीनन कोई फिलोसफर। इतने रोमांटिक माहौल में तुम्हें ये फिलॉसफी की बातें सूझी कैसे? मुझे नहीं पता। संजय ने उसका गोरा और गोल हाथ पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींचा। पता नहीं या बताना नहीं चाहती? संजू, चांदनी के होठ हौले से कांपे। आई लव यू। संजय ने उसे एक झटके से खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। कई पलों तक वो उसके सीने में यूं ही अपना चेहरा छिपाए रही। फिर जैसे नींद से जागी होश में आई, उससे अलग हुई और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, भुलक्कड़। क्या? कौन? संजय चिमका। तुम और कौन? अभी मैं क्या भूला हूँ? यही याद होता तो मैं तुम्हें भुलक्कड़ क्यों कहा होता? अब वह शिकारी बन गई थी। ज़रा याद करके बताओ तो। संजय अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करने लगा। रहने दो, चांदनी बोली। क्यों भला? जो चीज़ है ही नहीं उस पर जोर डालने से क्या फ़ायदा? चंदा की बच्ची। संजय ने उसे मारने के लिए घूंसा ताना। वो खिलखिलाई। मैं बताती हूँ। संजय ठिठका उसकी तरफ उत्सुक भाव से देखने लगा। मैंने तुमसे तुम्हारा एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा था। चांदनी मुद्दे पर आई। और तुम्हारे डैडी का भी, जिसे तुम्हें बैरागी के हाथों बनवाना था। याद आया? ओह नो। संजय ने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा। मैं तो ये बात बिल्कुल ही भूल गया था डियर। ओह यस, चांदनी ने उसके स्वर की नकल की। अब आपको याद आया? आ गया ना मेरे मुलक्कड़ मियाँ? यस डार्लिंग, आ गया। कहता कहता वो एकाएक थोड़ा गंभीर हुआ। लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई चंदा। तुम उस आर्टिस्ट के हाथों हमारी तस्वीर क्यों बनवाना चाहती हो? ये सवाल तुम पहले ही 5 बार पूछ चुके हो। ओह शिट। संजय ने दोबारा अपने माथे पर हाथ मारा। मैं फिर भूल गया। तुम मेरी और डैडी की तस्वीर हमारे प्यार की निशानी बनाकर महफूज रखना चाहती हो। यस हैंडसम। चांदनी ने उसके गालों को छूती हुई बोली। क्योंकि बैरागी संन्यास लेने का ऐलान कर चुका है। अरे संन्यास लेने वाली बात याद आया। क्या याद आया? तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा? मौका ही नहीं मिला। उसमें बैरागी का इंटरव्यू छपा है। अच्छा? उसने इस बात को साफ साफ नकारा है कि वो कला की दुनिया से किनारा नहीं करने वाला। जानती हो, उसने इस बारे में अखबार में छपी सारी खबरों को अफवाह बताया है। ये सब तो चलता ही रहता है वाकई। ये सब तो चलता ही रहता है वाकई चंदा। बैरागी जैसे लोगों का रोज़ाना नए स्कैंडल में पढ़ने की आदत है। अखबार की सुर्खियां बनने के लिए ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। पहले खुद ही डंके की चोट पर ऐलान करते हैं और फिर उसका खंडन कर देते हैं, दोनों बार सुर्खियों में। और उनके इस खेल में हम जैसे आम लोगों की समझ में ये नहीं आ पाता कि हकीकत क्या है। यही तो मैं कह रहा हूँ। पर एक बात तो माननी पड़ेगी। कौन सी बात? कोई बात तो है उस आर्टिस्ट में जो दुनिया बड़े सम्मान से उसका नाम लेती है। मैंने भी उसकी पेंटिंग्स देखी हैं। आधुनिक से आधुनिक कैमरा भी वो कमाल नहीं दिखा पाता जो उसकी पूंछी दिखाती है। ये तो मैं भी जानता हूँ। चांदनी ने एक बार फिर जाल डाला। फिर उसके हाथों की बनाई निशानी महफूज कर लेने में क्या हर्ज है? शिकार, कैद। मैंने कब कहा कि हर्ज है? तो फिर कब जा रहे हो बैरागी के पास? आज ही चला जाऊंगा। और डैडी? उनके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। तुमने बात तो की होती। मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। कमाल है। मेरी डैडी की आदत तुम नहीं जानती चंदा। वे बहुत ही रिजर्व माइंड के शख्स हैं। संजय का स्वर एकाएक बुझ गया। फिर तो वो कल को हमारी मोहब्बत के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। मेरा मतलब जब उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा तो। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा। संजय के जबड़े भिंच गए। मैं भी भगवान से यही दुआ करती हूँ। लेकिन प्यार की निशानी के तौर पर क्या केवल मेरी तस्वीर ही काफ़ी नहीं होगी? तुम डैडी की तस्वीर के पीछे क्यों? देखो संजू, जाल के रेशमी धागे देखने लायक थे। प्यार करने वाले वे प्रेमी और प्रेमिका बहुत ही स्वार्थी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तुम्हारी चंदा उनमें से नहीं। तुम्हारी चंदा उनमें से है जो ये मानती है कि कल जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुमसे ज़्यादा तुम्हारे पापा होंगे, बल्कि तुमसे ज़्यादा प्यारे मुझे तुम्हारे पापा होंगे। बल्कि मुझे तो अफसोस है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा केवल तुम्हारे पापा ही हैं और कोई नहीं। अगर तुम्हारी माँ भी होती, बहन और भाई भी होते तो मुझे वे सभी उतने ही प्यारे होते। एक लड़की जब किसी घर की बहू बन जाती है तो उसका फ़र्ज होता है कि वह उस घर के सभी मेंबर्स को उतना ही प्यार करे जितना पति से करती है।
ओह चंदा, ओह तुम कितनी अच्छी हो। संजय उसकी बातें सुनकर आत्मविभोर हो उठा। ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी लड़की को पाकर धन्य नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कि डैडी तुम्हारे जज्बातों को समझ भी पाएंगे या नहीं। अरे तो इसमें इतना सेंटिमेंटल होने की क्या जरूरत है संजू। चांदनी ने विकल्प प्रस्तुत किया। अगर डैडी बैरागी के पास जाने से इनकार करते हैं तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब तुम्हें बैरागी के पास जाकर केवल डैडी का पोर्ट्रेट बनाने का ऑर्डर देना होगा और बैरागी खुद ब खुद पोर्ट्रेट तैयार कर देगा। कमाल है, संजय हैरानी से बोला, डैडी को देखे बगैर? अरे भाई, हमारे डैडी कोई मामूली हस्ती तो है नहीं। चांदनी ने उसे लपेटा। आए दिन अखबारों में उनकी तस्वीर छपती रहती है और अपनी जिन खासियत के लिए बैरागी मशहूर है, उनके चलते मुझे नहीं लगता कि फोटोग्राफ देखकर तुम्हारे डैडी का पोर्ट्रेट तैयार करने में उसे ज़रा भी दिक्कत आएगी। ऐसी बात है तो सारी समस्या ही हल हो जाएगी, उत्साह से लबरेज संजय कहता चला गया। मैं एल्बम से निकालकर डैडी का एक बड़ा साइज का फोटो बैरागी को दे आऊँगा। अखबार की काली सफ़ेद तस्वीरों की वजह से वह तस्वीर ज़्यादा ठीक रहेगी। अगर डैडी नहीं मानते हैं तो यही ठीक रहेगा, चांदनी सहज भाव से बोली। तो फिर कब जा रहे हो बैरागी के पास? आज तो वक्त काफ़ी हो गया, संजय अपनी रिस्ट वॉच देखकर बोला। मैं कल उसके पास ज़रूर चला जाऊंगा, भूलोगे तो नहीं? सवाल ही नहीं उठता। प्रोमिस? अरे कहा ना बाबा, नहीं भूलूंगा, खाओ मेरी कसम। हरगिज़ नहीं, संजय ने इनकार की गर्दन में हिलाई। मेरी जान जिगर की कसम इतनी सस्ती नहीं है जो मेरी जाने जिगर की कसम इतनी सस्ती नहीं है जो ठीक है फिर, वो पैर पटकती हुई बोली। मैं चलती हूँ, नमस्ते, और फिर कभी मत मिलना मुझसे। अरे अरे, नाराज़ होकर कहाँ जा रही हो? संजय ने उसे झपट कर पकड़ा। देख चंदा, मैं तेरी कसम नहीं खा सकता। हाँ, अपनी कसम खा कर कहता हूँ कि कल बैरागी के पास चला जाऊँगा। चांदनी ठिठक कर खड़ी हो गई। काश संजय उस वक्त उसकी सपनीली आंखों में उभरने वाली हिंसक सी चमक को देख पाया होता। अब ज़रा मुस्कुरा कर दिखाओ, संजय ने उससे कहा। मैं सच्चे और सफ़ेद मोतियों की माला देखनी चाहता हूँ। चांदनी के एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुराई, एक फर्जी बनावटी और ज़बरदस्ती की मुस्कान। वाटिया का दिल बाग बाग हो गया। अगर विदा लेने का वक्त आ गया हो, वह उसके चेहरे की एक लट संवारता हुआ बोला, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक्स माय लव। चांदनी ने दांत बींचकर उसके पेट में प्यार से मुक्का मारा था। मैं अपनी कार से आई हूँ। ऑलराइट, संजय हंसा। तो फिर इजाज़त दो। ओह, सारी इजाज़त तो मुझे पार्किंग में पहुंचकर मांगनी चाहिए, राइट? चलो तो फिर पार्किंग तक लेफ्ट राइट करते हैं। चांदनी उसके साथ बुद्धा गार्डन की पार्किंग की तरफ चल पड़ी। उस वक्त उसके दिलो दिमाग में गहरी उथल पुथल मची हुई थी। ऊपर से वो जितनी शांत नजर आ रही थी, अंदर से उतनी ही ज़्यादा आंदोलित भी और विचलित भी।